नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी शानदार होंगे। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसके बाद करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट, उसके बाद और भी अगर टाइम मिलेगा तो और भी चैप्टर्स कवर करेंगे। और काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स ये सारे टॉपिक्स हैं और कहीं न कहीं इससे यूपीएससी में तो काम आने ही वाला है। साथ में बीपीएससी 71 दे रहे हैं तो वहाँ आपको पढ़ के जाना है। फिर ईपीएफओ, ठीक है, वहाँ पर पढ़ना है। फिर बीएसओ, ठीक है, वहाँ पर एएसओ, एसएसओ, तो सबके लिए जो है एक होलिस्टिक कवरेज जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? होलिस्टिक कवरेज क्लियर। तो ये चीज़ आप यहाँ बने रहिए, अपने फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट करिए और आपको कंप्लीट चीज़ देखिए। आपको थोड़ा सा फैसिलिटी कम भले ही मिलेगा लेकिन क्वालिटी आपको कंटेंट जो है कंटेंट क्वालिटी बेस्ट मिलेगा, ठीक है, और कंप्लीट मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो एक जगह पर सारा चीज़ कवर हो जाएगा। फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो चैप्टर है एक तरह से कह सकते हैं जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है इसके लिए, ठीक है। तो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मेंशन आर्टिकल 163 और आर्टिकल 164 में होता है। ये स्टेट के एग्जीक्यूटिव विंग का क्या है, मेन पार्ट है, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे गवर्नर के साथ मिलकर स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। क्या चलता है? गवर्नर के साथ मिलकर स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, ठीक है। आर्टिकल 163 क्लॉज 1 गवर्नर को एड एंड एडवाइस देने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। क्या होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, जिसका हेड चीफ मिनिस्टर होता है, समझे। गवर्नर कुछ मैटर्स में अपनी डायरेक्शन से भी क्या काम कर सकता है, ठीक है, लेकिन वो एक्सेप्शनल सिचुएशन होती है, जैसे 6th शेड्यूल के अंदर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मैटर, रिजर्वेशन ऑफ बिल फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन, ये सब, ठीक है। इसको समझिए और इसको एनालिसिस कीजिए, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। और अब बात करेंगे कंपोजिशन की। किसकी? कंपोजिशन ऑफ, एक सेकेंड, ठीक है। अब देखिए कंपोजिशन ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो क्या है कंपोजिशन समझिएगा। तो देखिए, अगर कंपोजिशन की अगर बात करें, ठीक है, कंपोजिशन की क्या समझिए, कंपोजिशन ऑफ स्टेट
ठीक है। अब बात करेंगे नेचर ऑफ एडवाइस बाय मिनिस्टर। आर्टिकल 163 क्लॉज 1 गवर्नर को सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के का एडवाइस फॉलो करना होता है, ठीक है, एक्सेप्ट कुछ डिस्क्रिशनरी पावर के केस में कि जैसे हंग असेंबली में सीएम अपॉइंट करना, ठीक है। फिर एडवाइस बाइंडिंग है, क्या है एडवाइस जो है बाइंडिंग है। 42nd अमेंडमेंट के बाद गवर्नर को एडवाइस फॉलो करना कंपलसरी है, क्या है गवर्नर को एडवाइस फॉलो करना कंपलसरी है, कुछ एक्सेप्शंस छोड़कर। जब 44th अमेंडमेंट होता है तो उसके बाद जो है गवर्नर एक बार एडवाइस रिस्पॉन्स रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकता है, लेकिन अगर काउंसिल वापस वही एडवाइस भेज दे तो गवर्नर बाउंड होगा, ठीक है, गवर्नर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ है नेचर ऑफ एडवाइस ऑफ मिनिस्टर। अब बात करते हैं डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मिनिस्टर की। तो सेम ग्राउंड्स एज एमएलए एमएलसी डिसक्वालिफिकेशन है, तो सेम चीज़ यहाँ पर है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस अंडर आर्टिकल 191 के तहत जो है एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल अगर पार्टी का व्हीप तोड़ते हैं तो डिसक्वालिफाइड हो सकते हैं, ठीक है। क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल, ठीक है, अगर पार्टी का व्हीप तोड़ते हैं तो डिसक्वालिफाइड हो सकते हैं। अगर मिनिस्टर असेंबली का मेंबर नहीं है, अगर मिनिस्टर असेंबली का मेंबर नहीं है तो 6 मंथ के अंदर जो है मेंबर बनना पड़ेगा, ठीक है। अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है, ठीक है। अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये है जिसे आपको याद रखना है, क्लियर है। अब बात करेंगे आर्टिकल 164 की, ठीक है, किसकी 164 की। इसमें क्या बात होती है साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्या है साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 के बाद जो है स्टेट काउंसिल का साइज बराबर होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के टोटल स्ट्रेंथ का 15%, है ना। मिनिमम 12 मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है, मिनिमम कितने 12 मेंबर्स, ठीक है। अब देखिए पर्पस ये रहता है कि प्रिवेंट जंबो मिनिस्टर और पॉलिटिकल अपीजमेंट, ठीक है। जैसे बिहार असेंबली स्ट्रेंथ कितना है 243 है मैक्सिमम, कितना है 243 सीट्स है मैक्सिमम। अब यहाँ पर देखिए जो मैक्सिमम मिनिस्टर होनी चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम मिनिस्टर कितना 36 होना चाहिए, कितना मैक्सिमम मिनिस्टर 36, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब यहाँ देखिए आर्टिकल 164 क्लॉज 164 क्लॉज 4 जिसमें हम बात करते हैं मेंबरशिप कंडीशन की, किसकी 164 क्लॉज 4 में, जिसमें हम बात करते हैं मेंबरशिप कंडीशन की। जो मिनिस्टर स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं है वह 6 महीने के अंदर मेंबर बनना चाहिए उसको, वरना रिजाइन मारना पड़ेगा। ये सेम रूल जो है सेंटर में भी होता है, ठीक है, सेम रूल सेंटर में भी होता है। पार्लियामेंट वर्सेस प्रेसिडेंशियल सिस्टम डिफरेंस एट स्टेट लेवल। अब देखिए स्टेट लेवल पर पार्लियामेंट्री सिस्टम है, क्या है स्टेट लेवल पर पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसीलिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर असेंबली के लिए आंसरेबल है, क्या है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है असेंबली के लिए आंसरेबल है, गवर्नर के लिए नहीं, ठीक है। ये चीज़ है ध्यान देना है, किसके लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है असेंबली के लिए आंसरेबल होता है लेकिन गवर्नर के लिए आंसरेबल नहीं होता है, ठीक है। अब बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नर एंड मिनिस्टर। रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नर एंड मिनिस्टर, गवर्नर क्या करता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, गवर्नर क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, और सीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो जो है आपका रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, क्या है रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है। अब गवर्नर बाउंड बाय एडवाइस एक्सेप्ट रिजर्वेशन ऑफ बिल फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन, क्या है फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन चूजिंग सीएम व्हेन नो पार्टी हैज मेजोरिटी, ठीक है, डिसॉल्विंग असेंबली इन सम सिचुएशन
इन प्रैक्टिस यही होता है, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में गवर्नर का रोल जो है सेरेमोनियल होता है। क्या होता है? सेरेमोनियल होता है। इनस्टेबिलिटी में एक्टिव होता है। ठीक है, इनस्टेबिलिटी में एक्टिव ये है। अब बात करते हैं पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर मिनिस्टर। क्या है? पार्लियामेंट्री कंट्रोल, पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर मिनिस्टर्स। ठीक है, क्या है? ओवर मिनिस्टर। अब यहाँ देखिए स्टेट लेजिस्लेचर अपने मिनिस्टर को कैसे कंट्रोल करता है, समझिएगा। तो देखिए स्टेट लेजिस्लेचर अपने मिनिस्टर को कंट्रोल करता है इस तरीके, जैसे क्वेश्चन आवर होता है, तो इसमें क्या होता है, मिनिस्टर से ओरल या रिटन क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, पूछना ये चीज़ है। तो ये है क्वेश्चन आवर। तो क्या है, जो भी मिनिस्टर है एंड उनसे जो है रिटन में या फिर ओरल में क्वेश्चन पूछना ये क्वेश्चन आवर। 0 आवर अर्जेंट पब्लिक इशू है तो उसको जो है 0 आवर के अंदर रखेंगे। कोई भी अर्जेंट पब्लिक इशू है उसको 0 आवर के अंदर सॉल्व करना। ठीक है, फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन, पूरा काउंसिल हटा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पूरा काउंसिल जो है हटा सकते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन के तहत। सेंसर मोशन होता है, तो सेंसर मोशन तब होता है जब स्पेसिफिक मिनिस्टर के कंडक्ट पे बात होती है। ठीक है, फिर कट मोशन होता है। कट मोशन क्या होता है? जब बजट एलोकेशन में कट ये टूल्स इंश्योर करते हैं कि मिनिस्टर अपने काम के लिए अकाउंटेबल रहें। क्या है? कट मोशन जो है उसके लिए यूज होता है। अब बात करते हैं जुडिशियल स्क्रूटनी की। किसकी? जुडिशियल स्क्रूटनी की। तो देखिए जुडिशियल स्क्रूटनी के अंदर जुडिशियल स्क्रूटनी, ठीक है, जुडिशियल स्क्रूटनी के अंदर मिनिस्टर के एक्शन, ठीक है, क्या है, मिनिस्टर जो भी मिनिस्टर है उसके एक्शन जुडिशियल रिव्यू के स्कोप में आते हैं। अगर मालाफाइड इंटेंशन हो, ठीक है, किसी माल प्रैक्टिस हो रहा है, मालाफाइड इंटेंशन हो, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस वायलेट करता है, फिर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता हो, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि जुडिशियल रिव्यू के स्कोप में, यानी कि जुडिशियल रिव्यू हो सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट है, उसे चेक कर सकता है। ठीक है, ये है। फिर कोर्ट डायरेक्ट कर सकता है कि मिनिस्टर अपनी पावर मिसयूज ना करे। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि कोर्ट जो है डायरेक्ट चेक कर सकता है कि मिनिस्टर अपनी पावर का जो है मिसयूज ना करे। ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद जो है आप देखिए इसको आप करंट से कैसे लिंक करेंगे, करंट से किस तरीके से लिंक करेंगे समझिएगा। तो जैसे कुछ स्टेट्स है, महाराष्ट्र, बिहार में सीएम ने कैबिनेट एक्सपेंशन में 91st अमेंडमेंट के लिमिट को क्या किया, ध्यान में रखते हुए रिसफल किया। ठीक है, फिर गवर्नर वर्सेस सीएम टसल ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर, केरला, पंजाब, तमिलनाडु में डिस्प्यूट होते रहता है इस पे। ठीक है, फिर जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एडवाइस फॉलो करे। क्या है, गवर्नर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एडवाइस फॉलो करे अनलेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हो। जब तक कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस ना हो तब तक उनका एडवाइस जो है फॉलो करना है। ठीक है, तो ये चीज़ है। आर्टिकल 164 का सिग्निफिकेंस देखना है आपको। कलेक्टिव वर्सेस इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, 91st अमेंडमेंट का इम्पैक्ट, फिर गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर इन रिलेशन टू मिनिस्टर, सीएम के क्या है रिजाइग्नेशन का इफेक्ट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। फिर अब कुछ क्वेश्चंस हम ले रहे हैं। ठीक है, क्या है, कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं, जैसे आर्टिकल 164 एक क्लॉज ए 1A किस से रिलेटेड है? तो ऑब्वियस सी बात है ये जो है साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किस लिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होता है? तो आंसर है आपका लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। ठीक है, उसके बाद जो है अगर सीएम रिजाइन करे तो क्या होता है? तो ऑब्वियस सी बात है सीएम जब रिजाइन करे तो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, फिर 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने स्टेट मिनिस्टर की संख्या कितनी लिमिट की है, कितनी लिमिट की है? आंसर है आपका
15% ऑफ असेंबली स्ट्रेंथ मिनिमम 12 होनी चाहिए, ठीक है, ये चीज़ है। फिर स्टेट में गवर्नर कभी अपने डिस्क्रिशन से मिनिस्टर हटा सकता है, तो आंसर है आपका जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिकमेंड करे, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब जो सीएम है, ठीक है, उसके रिकमेंडेशन पर, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए अब जो है स्टेट लेजिस्लेचर कवर करेंगे, जिसको हिंदी में राज्य विधायिका कहते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर का काम है स्टेट लेवल पर लॉज बनाना और एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबिलिटी में रखना। इस सेंटर के पार्लियामेंट जैसा होता है, बस ये स्टेट के जुरिडिक्शन में काम करता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में यानी कि आर्टिकल 168 के तहत, देखिए कौन से पार्ट में, पार्ट 6 में जो है ये है मेंशन, और आर्टिकल 168 से लेकर 212 तक कवर करता है, ठीक है। इसका डिटेल प्रोविजंस आपको इसके बीच ही मिलेगा, ठीक है। और यहाँ देखिए, अगर कंपोजिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर की अगर बात करें तो यूनिकैमरल एंड बाईकैमरल लेजिस्लेचर दोनों होता है। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर का मतलब हो गया सिर्फ यूनिकैमरल, ठीक है। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा होता है जहाँ पर, ठीक है। क्या होता है? सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, विधानसभा जिसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है बाईकैमरल लेजिस्लेचर में दोनों होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली भी होता है यानी कि विधानसभा भी होता है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होता है, विधान परिषद, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो बाईकैमरल में दोनों हाउस होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधान परिषद, ठीक है। अब देखिए अभी का सिचुएशन ऐसा है कि 6 स्टेट्स में बाईकैमरल लेजिस्लेचर है। क्या है? 6 स्टेट में, ठीक है। 6 स्टेट्स ऐसे है आपका जिसमें बाईकैमरल लेजिस्लेचर है, ठीक है, बाईकैमरल लेजिस्लेचर है, ठीक है। वो क्या है? आंध्र प्रदेश, कौन सा? आंध्र प्रदेश, एक तो हो गया एपी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है, कर्नाटका, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश। ये 6 स्टेट्स है जहां पर बाईकैमरल लेजिस्लेचर है। क्या है? बाईकैमरल लेजिस्लेचर है। क्लियर है? बाकी सब स्टेट्स यूनिकैमरल है, बाकी सब स्टेट जो है यूनिकैमरल है। तो ये 6 याद रखेंगे, दैट इज आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है, फिर कर्नाटक, आपका महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये 6 याद रखना, ठीक है। बाकी सब में यूनिकैमरल है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है? आर्टिकल 169 के तहत, ठीक है, आर्टिकल 169 में इस चीज को मेंशन करता है, कितने? आर्टिकल 169, ठीक है। आर्टिकल 169 बाईकैमरल या यूनिकैमरल बनाने का डिसीजन पार्लियामेंट ले सकता है। कौन ले सकता है? पार्लियामेंट ले सकता है, ठीक है। 169 के तहत बाईकैमरल हो या फिर यूनिकैमरल, ये बनाने का डिसीजन जो है पार्लियामेंट के हाथ में होता है, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की रिजोल्यूशन के बेसिस पर ये जो है स्पेशल मेजोरिटी कर लीजिए, ठीक है, तो उसके बेसिस पर जो है पार्लियामेंट बाईकैमरल या यूनिकैमरल लेजिस्लेचर बना सकता है, ठीक है। उसके बाद जो है लेजिस्लेटिव असेंबली, क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा, ठीक है, विधानसभा। देखिए इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल फ्रॉम टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी, ठीक है, तो वो है लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना। और नॉमिनेशन, जैसे गवर्नर एक एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर नॉमिनेट कर सकता था, है ना, आर्टिकल 333 के तहत, ठीक है। लेकिन 104 के 4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में होता है,
ठीक है, जिसके तहत, ठीक है, 2019 ये इसके बाद जो है ये प्रोविजंस खत्म हो गया है अब 2020 से, जनवरी 2020 से, ठीक है, ये जो है प्रोविजंस खत्म हो गया है। तो अब क्या है, तो इसको समझिए, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आया है कि गवर्नर एक एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर नॉमिनेट कर सकता था, लेकिन अब जो है ये नहीं कर सकता है, ठीक है। तो अब स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो मिनिमम जो है कितने होनी चाहिए, 60, और मैक्सिमम जो है आपका 500, ठीक है, 500 है ना। और आर्टिकल ये जो है आर्टिकल 170 के तहत जो है ये चीज़ मेंशन है, ठीक है। और एक्सेप्शंस भी है, स्मॉलर स्टेट्स और यूटी में कम मेंबर्स हो सकते हैं, जैसे सिक्किम देखिए 32 मेंबर्स, गोवा है 40 मेंबर्स, ठीक है। इस टाइप से जो है एक्सेप्शंस है, ठीक है। अब देखिए टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी है ना, डिलिमिटेशन, टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी का डिवीजन डिलिमिटेशन कमीशंस करता है। कौन करता है, डिलिमिटेशन कमीशन करता है पॉपुलेशन के बेसिस पर। किसके बेसिस पर, पॉपुलेशन के बेसिस पर, क्लियर है, ये चीज़ ध्यान रखना है। फिर लास्ट डिलिमिटेशन 2008 बेस्ड ऑन 2001 सेंसस, ठीक है। और 42nd अमेंडमेंट के थ्रू जो है सीट्स का फ्रीज 1971 सेंसस के बेसिस पर 2000 तक हुआ। फिर 84th अमेंडमेंट एक्ट जो है 2001 ने इसे क्या कर दिया, 2026 तक एक्सटेंड किया है, ठीक है। अगर ड्यूरेशन की बात करें तो नॉर्मल टर्म जो है 5 ईयर्स होते हैं, कितने होते हैं, 5 ईयर्स होते हैं नॉर्मल टर्म्स, ठीक है। नॉर्मल टर्म्स जो है 5 ईयर होता है फ्रॉम फर्स्ट मीटिंग। उसके बाद कैन बी डिजॉल्व अर्लियर बाय गवर्नर ऑन सीएम्स एडवाइस, ठीक है। ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी टर्म कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर एट अ टाइम, ठीक है। एक टाइम में जो है 1 ईयर तक बढ़ा सकता है आर्टिकल 172 के तहत, 172 के तहत जो है ना, ये चीज़ ध्यान में रखना है, समझे। अब देखिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन जो है ना 173 आर्टिकल 173 में इसका मेंशन है, ठीक है। और होना क्या चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, एज जो है मिनिमम 25 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है, फॉर विधानसभा। और अदर क्वालिफिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय पार्लियामेंट और रजिस्टर्ड एज वोटर इन द स्टेट, ठीक है, वोटर में भी रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो है डिसक्वालिफिकेशन की अगर बात करें, इसकी डिसक्वालिफिकेशन की, तो यहाँ समझिएगा डिसक्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स आर्टिकल 191, ठीक है, क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड आर्टिकल 191 के तहत, ठीक है, इसमें बात करेंगे। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है तो डिसक्वालीफाई किया जा सकता है। अनसाउंड माइंड है, यानी कि थोड़ा सा पागल जैसा उस टाइप से, अनसाउंड माइंड, हेल्दी नहीं है, दिमागी रूप से सही नहीं है, तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट तब किया जा सकता है। नॉन सिटीजन्स और वॉलेंटरीली एक्वायरिंग सिटीजन्स ऑफ द फॉरेन स्टेट, उस कंडीशन में भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद करेंगे बात एंटी डिफेक्शन लॉ का, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल में ये चीज़ मेंशन है। अब देखिए ये डिसीजन जो है बाय गवर्नर ऑन इलेक्शन कमीशन ओपिनियन, किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा, किसके ओपिनियन पर, इलेक्शन कमीशन के ओपिनियन पर, ठीक है। अब बात करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल की, एलसी लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद जिसको कहते हैं, विधान परिषद, ठीक है। अब देखिए कंपोजिशन जो है 171 के तहत ही इसको मेंशन किया गया है। अब ये होना क्या चाहिए, 1/3 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होना चाहिए, 1/3 लोकल बॉडी का होना चाहिए, 1/3 लोकल बॉडी यानी म्यूनिसिपालिटी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मेंबर होना चाहिए। फिर 1/12 जो है, कितने, 1/12 जो है आपका टीचर्स, 3 ईयर एक्सपीरियंस इन सेकेंडरी स्कूल्स यूनिवर्सिटी, ये। फिर 1/12 जो है ग्रेजुएट होना चाहिए, 3 ईयर्स स्टैंडिंग। और 1/6 जो है
नॉमिनेटेड बाय गवर्नर, लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल साइंस। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। फिर जो है अगर स्ट्रेंथ की बात करें, स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो मिनिमम जो है मैक्सिमम 1/3 ऑफ विधानसभा स्ट्रेंथ होना चाहिए, और मैक्सिमम 1/3 ऑफ विधानसभा स्ट्रेंथ, और मिनिमम जो है 40 मेंबर्स होनी चाहिए। 40 मेंबर कितने, 40। 40 मेंबर्स मिनिमम जो 40 मेंबर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम 1/3 ऑफ विधानसभा स्ट्रेंथ। ठीक है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश जो कि लार्जेस्ट विधान परिषद है, क्या है, उत्तर प्रदेश जो है आपका लार्जेस्ट विधान परिषद है। अब ड्यूरेशन की अगर बात करो तो परमानेंट बॉडी नॉट डिजॉल्व। ठीक है, ये चीज़ है। फिर 1/3 मेंबर जो है रिटायर होता है एवरी 2 ईयर्स, सिमिलर टू राज्यसभा। ठीक है, और टर्म जो है 6 ईयर के लिए होता है। क्या होता है, टर्म जो है 6 ईयर। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो सेम एज एमएलए एक्सेप्ट मिनिमम एज इज 30 ईयर्स। ठीक है, फॉर एमएलसी, समझे। फिर प्रेसाइडिंग ऑफिसर क्या है, प्रेसाइडिंग ऑफिसर लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर इलेक्टेड बाय असेंबली और डिप्टी स्पीकर इलेक्टेड बाय असेंबली। ठीक है, फिर स्पीकर्स रिमूवल रेजोल्यूशन बाय मेजोरिटी ऑफ ऑल देन मेंबर्स, आर्टिकल 179 के तहत जो है उसको क्या कर रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन इलेक्टेड बाय काउंसिल मेंबर। ठीक है, फिर सेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर्टिकल 174। ठीक है, फिर यहाँ पर बात करेंगे गवर्नर समन्स द सेशन, है ना, जस्ट जो गैप है बिटवीन सेशंस, बिटवीन 2 सेशन मैक्सिमम 6 मंथ होनी चाहिए। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। टाइप्स ऑफ सेशन, बजट सेशन होता है, मानसून सेशन होता है, विंटर सेशन होता है। ठीक है, तो इसका सबका अलग अलग पर्पस होता है। अब देखिए बात करेंगे लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन द स्टेट की, तो यहाँ पर जो है टाइप्स ऑफ बिल है, मनी बिल क्या है, पहला है मनी बिल, आर्टिकल 199 के तहत जो है। ठीक है, ओनली इन लेजिस्लेटिव असेंबली, किसमें, ओनली इन लेजिस्लेटिव असेंबली प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर, विधान परिषद कैन डिले मैक्सिमम 14 डेज, और गवर्नर कैन विदहोल्ड और रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट। फाइनेंस बिल similar to money bill but can be introduced in both house if bicameral। अगर bicameral है तो दोनों हाउस में क्या होगा, प्रेजेंट किया जा सकता है। ऑर्डिनरी बिल एनी हाउस कैन इंट्रोड्यूस, सिमिलर मेजोरिटी नीडेड। ठीक है, क्या है, मेजोरिटी जरूरी है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल ओनली पार्लियामेंट कैन अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट लेजिस्लेचर कैन ओनली रेटिफाई इन सम केसेस। ठीक है, पावर एंड फंक्शंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर क्या है, पावर एंड फंक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। तो अगर बात करें लेजिस्लेटिव पावर की, तो स्टेट लिस्ट प्लस कंकरेंट लिस्ट सब्जेक्ट जो होता है शेड्यूल 7 में मेंशन है। उसके बाद फाइनेंशियल पावर की अगर बात करें, किसकी, फाइनेंशियल पावर की, तो अप्रूव्ड बजट क्या करेगा, अप्रूव्ड बजट, पास मनी बिल्स क्या है, पास मनी बिल्स, ये टैक्सेशन पावर ऑन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट। अब देखिए कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, क्वेश्चन आवर, एडजॉर्नमेंट मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये सब चीज। फिर इलेक्शन फंक्शन, इलेक्टोरल फंक्शंस क्या है, इलेक्टोरल फंक्शन में इलेक्टेड प्रेसिडेंट, ठीक है, दैट इज थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज, और इलेक्शंस राज्यसभा मेंबर्स। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन कि अगर अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन इन स्पेसिफिक केसेस ratification, special power of legislative assembly in bicameral states, money bill can only originate in assembly, assembly can override council on ordinary bills after 3 months delay, council is mainly a delaying chamber, क्या है, council is mainly a delaying chamber। ठीक है, ये चीज है, यहाँ तक समझ में आया। अब बात करेंगे पावर एंड फंक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, पावर एंड फंक्शन ऑफ स्टेट
लेजिस्लेचर। ठीक है, ये चीज समझिएगा। पावर इन स्टेट क्या है? पावर एंड फंक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। पावर एंड फंक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर, अब समझिए थोड़ा सा। पावर एंड फंक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर के पावर का अंडरस्टैंडिंग यूपीएससी और खास करके बीपीएससी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यह सेंटर स्टेट रिलेशंस है और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और पॉलिटी के प्रैक्टिकल वर्किंग को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है ये चीज़। ठीक है, बात करते हैं लेजिस्लेटिव पावर की, तो स्टेट लेजिस्लेचर का सबसे इम्पोर्टेंट रोल लॉ मेकिंग का होता है। क्या होता है? स्टेट लेजिस्लेचर का सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है लॉ मेकिंग का होता है। स्टेट लिस्ट मैटर्स 7th शेड्यूल के अंदर जो है लिस्ट 2 में इस चीज़ को मेंशन किया गया है। ठीक है, जिसमें हम बात करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर एक्सक्लूसिव पावर रखता है। क्या करता है? एक्सक्लूसिव पावर रखता है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर लॉ बनाने का। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे पुलिस हो गया, पब्लिक ऑर्डर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, हेल्थ, लैंड, इरिगेशन, लोकल गवर्नमेंट। फिर आर्टिकल 246, आर्टिकल 246 क्लॉज 3, सब्जेक्ट टू द Constitution, the legislature of a state has exclusive power to make laws for such state with respect to any of the matters enumerated in list 2 in the 7th schedule। ठीक है, अब देखिए concurrent list matters लिस्ट 3rd में है। थर्ड, स्टेट और पार्लियामेंट दोनों लॉ बना सकते हैं। आर्टिकल 254, अगर पार्लियामेंट का लॉ और स्टेट का लॉ कॉन्फ्लिक्ट करे तो पार्लियामेंट लॉ प्रिवेल करेगा, एक्सेप्ट जब प्रेसिडेंट का असेंट हो। स्टेट लॉ को फिर भी पार्लियामेंट फ्यूचर में उसको ओवरराइड कर सकता है। ठीक है, अब आता है रेसिडुअरी पावर। इंडिया में रेसिडुअरी पावर यूनियन के पास है, यूएसए के अलग। ठीक है, यानी कि टू स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब जो स्टेट लेजिस्लेचर का है, ठीक है, का इस पर कंट्रोल नहीं रहता है, समझे। लेकिन अगर पार्लियामेंट किसी स्टेट मैटर पर लॉ बनाने का पावर स्टेट लेजिस्लेचर को डेलीगेट करे तब स्टेट बना सकता है। ठीक है, यहाँ ये चीज़ है। फिर फाइनेंशियल पावर की अगर बात करें, ठीक है, फाइनेंशियल पावर में मनी बिल इंट्रोडक्शन तो सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस होता है और गवर्नर की रिकमेंडेशन चाहिए होती है। क्या होती है? गवर्नर की रिकमेंडेशन चाहिए होती है। लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर है सिर्फ 14 दिन के लिए जो है होल्ड कर सकती है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बजट, यानी कि स्टेट का बजट असेंबली में रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, काउंसिल अगर क्या है, काउंसिल अगर है तो डिस्कस कर सकती है, लेकिन अमेंड नहीं कर सकती। ये चीज़ ध्यान रखना है। वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स, असेंबली का एक्सक्लूसिव पावर होता है। क्या होता है? असेंबली का एक्सक्लूसिव पावर होता है, काउंसिल का इसमें कोई रोल नहीं है। ठीक है, एप्रोप्रिएशन बिल, ठीक है, कंसोलिडेशन फंड ऑफ स्टेट से पैसा विदड्रॉ करने के लिए एप्रोप्रिएशन बिल पास करना जरूरी है। फाइनेंस बिल एंड टैक्सेशन, स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट लेवल टैक्स डिसाइड करता है। ठीक है, स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट में। अब यहाँ पर कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, क्या है? कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, क्वेश्चन आवर 0 आवर। ठीक है, क्वेश्चन आवर 0 आवर समझिए, मिनिस्टर से जवाब लेने का अधिकार है। अब यहाँ देखिए यूपीएससी में ये पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन आवर का टाइमिंग फिक्स होता है या फिक्स होता है। ठीक है, तो असेंबली में फर्स्ट आवर ऑफ सीटिंग। ठीक है, ये चीज़ है। फिर आता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो सिर्फ असेंबली में पॉसिबल है। कहाँ है? सिर्फ असेंबली में पॉसिबल है। चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को असेंबली का कॉन्फिडेंस मेंटेन करना होता है।
ठीक है। फिर सेंसर मोशन और एडजॉर्नमेंट मोशन। तो देखिए गवर्नमेंट को किसी पॉलिसी पर अकाउंटेबल बनाना, ये काम होता है सेंसर मोशन और एडजॉर्नमेंट मोशन का। फिर आता है कट मोशन। तो कट मोशन जो है बजट एलोकेशन काम करने का सजेशन देता है, ठीक है। बजट एलोकेशन कम करने का क्या करता है, सजेशन देता है। फिर इलेक्टोरल फंक्शंस की अगर बात करें तो देखिए प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में रोल इसका रहता है, ठीक है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एमएलए वोट देते हैं, एमएलसी नहीं, ठीक है। मतलब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एमएलए वोट देते हैं, एमएलसी नहीं। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। फिर राज्यसभा मेंबर का इलेक्शन की अगर बात करें तो असेंबली मेंबर राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, एमएलसी नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। फिर अगर अदर पावर की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कुछ अमेंडमेंट जैसे आर्टिकल 368 के अंदर फेडरल अमेंडमेंट को हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर के रेटिफिकेशन की ज़रूरत होती है। गवर्नमेंट का इम्पीचमेंट अगर बात करें तो स्टेट लेजिस्लेचर के पास गवर्नर को रिमूव करने का पावर नहीं होता है। जुडिशियल फंक्शंस, हाई कोर्ट जज का रिमूवल केवल पार्लियामेंट के द्वारा होता है, स्टेट लेजिस्लेचर का रोल नहीं होता है, ठीक है। पोजीशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्या है पोजीशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, रोल एंड रेलेवेंस। काउंसिल एक डिलेइंग चैम्बर है, क्या है काउंसिल एक डिलेइंग चैम्बर्स है, इफेक्टिव वीटो नहीं रखती है, मनी बिल में कोई वीटो नहीं है, ठीक है। सिर्फ एडवाइजरी रोल ज़्यादा होता है। क्रिटिक्स इसे कॉस्टली और अननेसेसरीली कहते हैं। सपोर्टर्स कहते हैं कि यह नेचर, या एक तरह से कह सकते हैं दिस इज द मैच्योर डिस्कशन का प्लेटफॉर्म है, और एक्सपर्ट को लेजिस्लेचर में लाता है, समझे। फिर बाइकैमरल में इन स्टेट्स के अंदर देखने को मिलेगा, बाइकैमरल स्टेट्स 2025 तक जो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र। बाकी स्टेट्स में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। स्पेशल प्रोविजंस की अगर बात करें तो गवर्नर ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आर्टिकल 213 के तहत कर सकता है, ठीक है। जब लेजिस्लेचर सेशन में नहीं होता है, गवर्नर ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। ऑर्डिनेंस को लेजिस्लेचर के अलग, ठीक है, अगले सेशन में पास करना जरूरी है, ठीक है। बिल रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन आर्टिकल 200, गवर्नर किसी बिल को प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए रिजर्व कर सकता है, ठीक है। अब बात करेंगे पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर में डिफरेंस, ठीक है, जो कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे इसको, ठीक है। तो देखिए जो पार्लियामेंट है वह रेस्ट्रिक्टरी पावर इसके पास होता है, वही अगर स्टेट लेजिस्लेचर के पास रेस्ट्रिक्टरी पावर नहीं होता है। मनी बिल लोकसभा का एक्सक्लूसिव, ठीक है, और वही जो है असेंबली का एक्सक्लूसिव है, ठीक है। राज्यसभा परमानेंट होता है, और यहाँ पर काउंसिल जो है परमानेंट बट वीकर होता है। स्टेट लिस्ट अगर बात करें लॉ की तो नो, इसमें कोई लॉ नहीं है नॉर्मली, और स्टेट पार्लियामेंट के अंदर कोई लॉ नहीं है, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर में एक्सक्लूसिव है, मतलब एक तरह से लॉ है यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर एंड यू, ठीक है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स यानी पावर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मनी बिल प्रोसीजर, रोल इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, तो यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा। मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है इस टाइप के, जैसे क्रिटिकली एग्जामाइन द रोल ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन इंडियन फेडरल पॉलिटी, ठीक है। और बीपीएससी वगैरह में तो फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, कंपोजिशन, टेन्योर, क्वोरम, ठीक है, स्पेशल पावर ऑफ असेंबली, ये सब चीज़ें। अब देखिए रिसेंट करंट अफेयर्स की बात करें तो देखिए महाराष्ट्र, कर्नाटका में लेजिस्लेटिव काउंसिल के पॉलिटिकल टसल्स आपको देखने को मिलता है। बिहार में लेजिस्लेटिव काउंसिल के एक्सपेंशन प्रोपोजल्स हैं। आंध्र प्रदेश में काउंसिल एबोलिश करने का प्रोपोजल 2020 अभी पेंडिंग में है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब एक बार हम आर्टिकल रिवाइज कर लेते हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। जैसे है
168 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन स्टेट्स, 169 एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, 170 composition of legislative assembly, 171 composition of legislative council, 172 duration of a state legislature, 173 qualification for membership, 174 session of the state legislature, 175 right of governor to address and send message, 176 a special address by governor, 177 right क्या है 177 राइट ऑफ माइनॉरिटी एंड एडवोकेट जनरल, 177 टू 187 ऑफिस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, 188 टू 189 oath and decision on questions as to disqualification, 190 to 191 vacation of seats disqualification, 192 decision on disqualification, 193 penalty for sitting and voting बिफोर मेकिंग ओथ, ठीक है। 192 194 पावर प्रिविलेज इम्यूनिटी, 195 टू 197 सैलरी एंड अलाउंसेस, 198 टू 200 प्रोसीजर इन रिलेशंस टू बिल्स, 2001 बिल्स प्रिजर्व फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, 2002 से लेकर 2007 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड प्रोसीजर, 2008 टू 208 to 212 rules of procedure and courts not to inquire into proceedings, ठीक है। ये चीज़ है स्टेट लेजिस्लेचर का फंक्शनिंग समझना स्टेट पॉलिसी में एक तरह से फाउंडेशन लेवल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और यूपीएससी और चाहे वो स्टेट पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आर्टिकल याद रखें यहाँ पर, ठीक है। और आर्टिकल ऐड करना, फिर पावर का क्लियर डिफरेंशिएशन करें, फिर इस टाइप से जो ये सब चीज़ें ज़रूरी रहता है, ठीक है। और लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल का कंपैरेटिव टेबल जो है याद रखिएगा, करंट अफेयर्स से लिंक करना ज़रूरी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला है काउंसिल के मेंबर डायरेक्टली पब्लिक के द्वारा इलेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? पब्लिक के द्वारा इलेक्ट होते हैं। काउंसिल एक परमानेंट हाउस है। क्या है? काउंसिल एक परमानेंट हाउस है। मनी बिल काउंसिल में इंट्रोड्यूस हो सकता है। तो ऑप्शन है आपका ओनली 2 इज करेक्ट, ठीक है। मतलब काउंसिल एक परमानेंट हाउस है, ठीक है। क्या है? काउंसिल एक परमानेंट हाउस है। सेकंड क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट, 169, ठीक है। मनी बिल इन स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लेजिस्लेटिव असेंबली विद प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर, ठीक है। ये चीज़ है। फिर इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर्स पार्टिसिपेट, द फॉल्स है ये, ठीक है। Which among the following state has bicameral legislature? राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात। आंसर है आपका महाराष्ट्र में भी है, बिहार में भी है, ठीक है। तो 2 and 3 इज करेक्ट, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है।